Hello everyone, welcome to Study Warm, and today we will cover class 8 NCERT science book chapter number 1 crop production and management। पहेली और पूछो अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के घर जाते हैं तो वो वहाँ पे फील्ड में कुछ टूल्स देखते हैं, खुरपी, सिकल, शॉवल और प्लो, जो कि टूल्स फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो एनिमल्स को अपना खाना मिलता कहाँ से है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हम खाना खाते कहाँ हैं और हम उसकी एनर्जी जो हमें मिलती है उसे कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। You already know that energy from food is utilized by organism for carrying out various body function such as digestion, respiration and excretion। जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है हम लोग उसे अपनी बॉडी के वेरियस टास्क को करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि डाइजेस्ट करना फूड को, रेस्पिरेशन सांस लेना एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना खाना ह्यूमन बींग्स को या तो प्लांट से मिलता है, एनिमल से या दोनों से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो जैसे कि हम सभी को खाना चाहिए होता है तो इतना सारा खाना हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि हम मतलब सबको प्रोवाइड करा सके खाना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। फूड बहुत ज़्यादा ही लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। सबको खाना प्रोवाइड करने के लिए इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को रेगुलर प्रोडक्शन यानी कि लगातार खाने को क्रॉप को उगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट उनको ध्यान से यूटिलाइज़ करना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना उनका, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी और सब में सही अमाउंट में सही से बांटना ये ज़रूरी होता है। Plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale. It is called a crop. जब एक ही टाइप का प्लांट बहुत बड़े एरिया में एक साथ उगाया जाता है तो उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे एक जगह वीट के प्लांट है तो वो जितना भी उस एरिया कवर होगा उसमें सारे वीट के ही प्लांट होंगे, तो हम उसे कहेंगे कि ये वीट की फील्ड है या क्रॉप है, ये वीट के हैं। You already know that crops are of different types like cereal, vegetable and fruit। हम सभी जानते हैं कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप की हो सकती है, सीरियल यानी कि अनाज, वेजिटेबल और फ्रूट्स की भी। These can be classified on the basis of season in which they grow। हम लोगों ने क्रॉप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जैसे कि वो जिस सीज़न में ग्रो होती हैं उनके डिपेंडेंट पे हमने क्रॉप्स को क्लासीफाई कर रखा है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और हर जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक से दूसरी जगह पे अलग होता है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसके हिसाब से हमारे कंट्री में बहुत सारी क्रॉप्स हर जगह पे अलग क्रॉप उगाई जाती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी इस डाइवर्सिटी के अलावा भी हमारे इंडिया में जो मेन दो क्रॉपिंग पैटर्न है वो हैं खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप। जो खारिफ क्रॉप है वो इंडिया में रेनी सीजन में ही उगाई जाती है और रेनी सीजन इंडिया में लगभग जून से सितंबर तक रहता है। और राइस, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अब राबी क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी, mustard and lentils. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places। राबी क्रॉप जो होती है वो इंडिया में विंटर के टाइम पे उगाई जाती है, जो कि मोस्टली जनरली अक्टूबर टू मार्च तक रहता है सीज़न। एग्जाम्पल है राबी क्रॉप के ग्राम यानी कि दालें, मटर, मस्टर्ड, सरसों और वीट यानी कि हमारा गेहूँ। इनके अलावा भी इंडिया में बहुत सारी पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स अलग अलग टाइम पे गर्मियों में अलग अलग जगह पे उगाई जाती हैं।
बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। जो आपने सुना भी होगा कि जो चावल है उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसलिए उसे हम लोग सर्दियों के सीज़न में नहीं उगा सकते, उसे हम बारिश के मौसम में उगाते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may have find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो आप जो गार्डनर जो एक्टिविटी यूज़ करता है फार्मर किसी भी प्लांट को उगाने के लिए, वो हम लोग भी करते हैं जब हम अपने घर में कोई भी ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए कोई भी प्लांट हम लोग उगाते हैं। जो मेन प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर के लिए यानी कि उगाने के लिए, वो नीचे ये लिस्टेड है। ये रही, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड है सोइंग, जिसमें हम बीज बोते हैं। थर्ड है मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालना, ताकि जो हमारे सॉइल है उससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिले। इरिगेशन यानी कि पानी देना। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, जो वीड्स होते हैं उन्हें हटाना। हार्वेस्टिंग यानी कि उन्हें काटना। और स्टोरेज कि बाद में उन्हें हम यूज़ कर सकें, इसलिए उन्हें स्टोर करना। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें हम सॉइल को लूज़ करते हैं ताकि जो एक्सचेंज हो सके उसमें गैसेस का, और जो रूट्स हैं वो अंदर तक जा सके, पेनिट्रेट कर सके, अंदर तक उग सके सॉइल के, और वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो नीचे होता है उन्हें भी अब्जॉर्ब कर सके, और जो गैसेस हैं जो दबी हुई हैं वो भी एक्सचेंज आराम से हो सकें। द लूजेंड सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूज़ होती है, जो सॉइल हम लूज़ कर देते हैं, तो उसमें जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं फार्मर के, वो उग जाते हैं और जो प्लांट्स को बढ़ने में हेल्प करते हैं। These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. जो ऑर्गेनिज्म जो उगते हैं ये फ्रेंड होते हैं फार्मर के, क्योंकि ये सॉइल को और ज़्यादा लूज़ कर देते हैं और उसमें ह्यूमस अपने आप से ही ऐड कर देते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? लेकिन ऐसा क्यों है कि हमको सॉइल को लूज़ करना पड़ता है? यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. तो जो हमने पहली क्लास में पढ़ा है कि जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, जैसे कि पानी, हवा, और उसमें जो जानवर, कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन उनके अलावा भी उसमें डेड प्लांट्स यानी कि जो प्लांट ख़राब हो चुका है, एनिमल जो होते हैं जो वहाँ पे मर जाते हैं, वो भी उस सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, वहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जो उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल वापस एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पूरी सॉइल में फिर से मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब ये सॉइल में मिल जाते हैं तो वो नीचे चले आते हैं, और जब हम लूज़ कर देंगे और जब रूट पेनिट्रेट हो जाएंगे नीचे तक, डीप हो जाएंगी, तो वो आराम से उन न्यूट्रिएंट्स को भी यूज़ कर सकती हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients-rich soil to the top so that plants can use their nutrients. कि जो सॉइल की ऊपरी जो परत होती है जिसे कहते हैं, वो कुछ सेंटीमीटर की होती है, जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इसलिए ही लूजनिंग और टर्निंग इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जो नीचे ज़्यादा नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट में वो ऊपर आ जाए और प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को भी यूज़ कर पाएँ। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए ही टर्न करना और लूजन करना सॉइल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप को उगाने से पहले के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जो ये जो प्रोसेस होता है, हम जो सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, इसको कहते हैं टिलिंग या प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. The leveling of soil is done with the help of leveler. तो ये जो प्रोसेस होता है इसे टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं।
ये एक टूल होता है जिसका नाम है प्लो, उसकी हेल्प से किया जाता है। प्लो या तो आयरन का बना होता है या लकड़ी का बना होता है। अगर हमारी सॉइल प्लो करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो हमें उसमें पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो प्लोड फील्ड होती है जिसे हम पहले से प्लो कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ सॉइल के बड़े बड़े पीसेस हो सकते हैं, रॉक्स हो सकते हैं, जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें हम सॉइल क्रम्स कहते हैं। हमें उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जब सोइंग से पहले हम प्लो कर लेते हैं तो हमें अपनी फील्ड को एक सार करना होता है। हमारी जो फील्ड होती है, ज़मीन होती है, खेत होता है, तो ये एक मशीन होती है लेवलर, जिसके हेल्प से किया जाता है। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, द सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग। तो जो मैन्योर होता है वो ऐड किया जाता है। कई बार मैन्योर लोग पहले ही ऐड कर देते हैं और फिर जब टिलिंग करते हैं जो मैन्योर होता है वो नीचे तक पहुंच जाता है, तो अच्छे से मिक्स हो जाती है सॉइल और मैन्योर। जो सॉइल को हमें पहले भी थोड़ा पानी देना पड़ता है जिससे पहले कि हम उसमें बीज बोए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, तो इम्प्लीमेंट्स होते हैं टूल्स जो एग्रीकल्चर के लिए टूल्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर ईल्ड। तो हम लोग जब बीज बोते हैं उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है कि जो सॉइल है उसे हम बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन यानी अनाज के दानों को जितना तोड़ दें, जो कि हमारे खेत में जितनी भी सॉइल है उसे। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो जो मेन टूल यूज़ किए जाते हैं एक फील्ड में उनको तोड़ने के लिए सॉइल को, वो है प्लो, हो और कल्टीवेटर। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्लो के बारे में। दिस इज बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम फॉर टिलिंग दी सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। तो जो प्लो है वो बहुत पुराने टाइम से सॉइल को टिलिंग करने के लिए यानी लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे लोग फर्टिलाइज़र्स भी ऐड करते हैं अपनी क्रॉप पे, वीड्स को भी हटाते हैं, और जो स्क्रैपिंग होती है यानी कि सॉइल को थोड़ा बहुत खोदना होता है उसे भी इसकी हेल्प से किया जा सकता है। ये जो टूल है ये या तो वुड का बना होता है, लकड़ी का, ये लकड़ी का बना होता है, और इसे कोई भी एनिमल जैसे कि हॉर्स, कैमल, बुल्स, इसकी हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on bull's neck. One pair of bulls and man can easily operate the plow. तो ये जो प्लो होता है इसमें एक ट्रायंगुलर बड़ा आयरन की यू कैन रॉड होती है जिसे हम प्लो शेयर कहते हैं। इसका मेन पार्ट होता है जो एक लॉन्ग लकड़ी का लॉग होता है जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं, और उसके एक साइड एक हैंडल होता है शाफ्ट की एक साइड, और दूसरी साइड पे एक बीम होती है जो कि बुल्स की नेक पे यानी कि जो भी हमारा एनिमल है उसकी नेक पे रखी जाती है जिससे वो उसे खींच सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा प्लो, और ये इसकी बीम है, ये इसकी बीम है, और ये है प्लो शाफ्ट और शेयर। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. पहले ये प्लो वुड के यूज़ किए जाते थे, लेकिन आजकल प्लो जो लकड़ी के बने होते हैं उनको आयरन प्लो से रिप्लेस कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे हो के बारे में। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये बहुत पुराना टाइप का टूल नहीं है। प्लो पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब हो यूज़ किया जाता है। इससे हम वीड्स होते हैं उनको भी हटा सकते हैं, और इसे भी लूज़ करने के लिए सॉइल को यूज़ किया जाता है। इसमें एक लंबा सा रॉड होता है वुड का या आयरन का, और आगे एक मुड़ा हुआ बेंट पाइप होता है जो बहुत मज़बूत होता है, और उसके एक एंड पे एक ब्लेड होता है, और ये कोई भी एनिमल की हेल्प से खींचा जाता है। ये रहा हो। अब हम पढ़ेंगे कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर है। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. तो आजकल जो प्लोइंग होती है वो कल्टीवेटर की हेल्प से की जाती है।
और कल्टीवेटर की हेल्प से हम लेबर और टाइम दोनों बचता है। सोइंग, अब हम पढ़ेंगे सोइंग के बारे में। जो सोइंग है वो क्रॉप उगाने का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोइंग, बीज को बोने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम अच्छे क्वालिटी के बीज यूज़ करें। तो जो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं उन्हें हमें सेपरेट करना पड़ता है। फार्मर उस वाले सीड को यूज़ ज़्यादा करना चाहते हैं जो हाई यील्ड यानी कि ज़्यादा उगते हैं। एग्जांपल है शुगर केन, हाई हाई यील्ड का वो है सीड है। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो ये एक्टिविटी है कि आप कुछ एक यूटेंसिल में कुछ पानी डाल दीजिए और उसमें हैंडफुल ऑफ वीट के सीड डाल दिए और उसे थोड़ी देर एकदम से मिला के उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कुछ सीड्स पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो सीड अंदर से खोखले होते हैं वो हल्के होते हैं और वो ही ख़राब होते हैं, इसलिए पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। और ये एक अच्छा मेथड है जिससे हम अच्छे सीड्स और थोड़े हॉलो जो डैमेज सीड्स होते हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नोन अबाउट द टूल फॉर सोइंग सीड। सोइंग से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है सीड्स जो टूल यूज़ किए जाते हैं बीज को बोने के लिए। तो जो ट्रेडिशनली यानी कि पुराना जो टूल यूज़ किया जाता है वो कुछ ऐसा होता है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो जो टूल है ये बहुत पुराने टाइम के लिए यूज़ किया जाता था पहले। और जैसे यहाँ पे पिक्चर है, ये जो फनल शेप का है इसमें बीज डाल दिए जाते थे और जो लास्ट में ये जो लॉन्ग पाइप है ये लास्ट में जाके 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाता था जिनके बहुत शार्प एंड होते थे। तो ये नीचे अच्छे से गड्ढा करके वहाँ पे 1 बाय एट अ टाइम एक ही सीड जाता था, इसलिए ये शार्प होता था और थिन होता था नीचे से और ये सीड को अंदर ही दबा देता था। अब सीड ड्रिल यूज़ की जाती है इनको इसके छोड़ के। Nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractor. Seed drill ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ की जाती है। The tool sows the seed uniformly at proper distance and depth. It ensures that the seed get covered by soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. जो आजकल सीड ड्रिल यूज़ करी जाती है सोइंग के लिए, ये सीड को बिल्कुल अच्छे से डिस्टेंस पे गहरे में दबा देती है और उनको उसके ऊपर सॉइल भी कवर कर देती है। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो इसका टाइम और लेबर बचता है और इससे हमें ये भी इंश्योर हो जाता है, पक्का पता चल जाता है कि जो सीड है वो बर्ड से मड उन्हें नहीं खा पाएगी क्योंकि वो अच्छे से सीड उन्हें नीचे दबा के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पुराने टूल या हाथ से सीड डालते हैं तो बर्ड अगर वो ऊपर रह जाते हैं तो बर्ड्स उन्हें खा जाती हैं। अब हम उन्हें पढ़ते हैं आगे। An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plant. This allows plant to get soil supplies to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. ये इम्पॉर्टेंट होता है कि सीड अच्छे से नीचे तक दब के आए जिससे कि जो नीचे से दब के आए और अलग थोड़े दूर सीड्स अगर होते हैं तभी एक प्लांट अच्छा उग जाता है क्योंकि उसे तभी एक अच्छी सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। अगर हम एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट उगा देते हैं तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है जिससे कि प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। सम टाइम अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार अगर हम ज़्यादा पास प्लांट उगा देते हैं तो फार्मर्स कुछ प्लांट जानबूझ के उन्हें उखाड़ने पड़ते हैं ताकि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो। अब हम पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। The substance which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure or fertilizers. जो सब्सटेंस या केमिकल्स जो ऐड करे जाते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए उन्हें हम कहते हैं हेल्दी ग्रोथ के लिए उन्हें हम कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। Soil supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain area, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what would be happen to the nutrients.
कि जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कई बार फार्मर क्या करते हैं, जब एक क्रॉप उनकी उग जाती है वो उसे काटते हैं तो वो तुरंत ही दूसरी क्रॉप उगा देते हैं। फिर वो कटी तो दूसरी क्रॉप उगा दी, वो कटी दूसरी क्रॉप उगा दी। तो वो कभी भी जो ज़मीन होती है उसे खाली नहीं छोड़ते, अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं। तो सोचिए कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे अब उनका क्या होगा, क्योंकि वो पहली एक क्रॉप में जा चुके हैं, वो कम हो गए। दूसरी क्रॉप उगाई फिर उसमें चले गए, फिर तीसरी उसमें वो चले गए। तो ऐसे सब में प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए या तो उन्हें फर्टिलाइज़र्स और वो ऐड करना ज़रूरी होता है। Continuous growing of crops make the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इसलिए ही फार्मर को ज़रूरी होता है कि वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करे, क्योंकि वो कभी भी फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते, तो सारे न्यूट्रिएंट्स उस फील्ड से ख़त्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। ये जो प्रोसेस होता है मैन्योर डालने का प्लांट्स में, इसे कहते हैं मैन्योरिंग। और अगर हम कम या ढंग के अच्छे से नहीं डालते हैं प्लांट्स में मैन्योर, तो उसका रिजल्ट होता है कि जो हमारा प्लांट होता है वो अच्छे से नहीं होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर एक ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन माने इसके लिए डिकम्पोज किया जाता है जो डेड प्लांट्स है और एनिमल है उनके वेस्ट को। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट एट ओवन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो फार्मर्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को, एनिमल्स की वेस्ट को एक पिट में यानी कि गड्ढे में ओपन में डाल देते हैं और उन्हें डिकम्पोज होने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो एक मैन्योर बन चुका होता है। फार्मर द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से की जाती है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसे ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं और ये यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। और अब हम यहाँ से एक्टिविटी के आगे से अपनी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। डिड यू ऑल से अब ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। एक्टिविटी दी गई है और अब हम आगे का दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।